बच्चों, मैं आज फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारी बायो की क्लास में। आपको पता है हम चैप्टर 8 कर रहे हैं और ये है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, वो था कि इम्यूनो सप्रेसेंट्स क्या होते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट बताओ। मैंने बताया था कि अगर किसी की किडनी फेल हो जाती है, किसी का लिवर फेल होने वाला होता है, तो उनकी फैमिली में से कोई ना कोई अपनी किडनी डोनेट कर देता है या लिवर डोनेट कर देता है। तो पर एक्चुअल में उस पर्सन की बॉडी के लिए तो वो जो लिवर और या जो किडनी है वो तो सेकेंडरी है ना, आउटर चीज़ है, आउटर ऑर्गन है। वो आउटर ऑर्गन क्या कर सकता है, हमारी उस जो उसकी बॉडी की इम्यूनिटी है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इस करके कुछ इंजेक्शंस डॉक्टर स्टार्ट करते हैं उस पेशेंट को ऑपरेशन से पहले, जो उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल कम कर देते हैं। तो जो ड्रग्स होती हैं, जो इंजेक्शन होती है, जो किसी भी पर्सन की इम्यूनिटी कम कर दें, उनको इम्यूनो सप्रेसेंट्स बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। तो इम्यूनो सप्रेसेंट्स का काम क्या है, हमारी इम्यूनिटी को बिल्कुल कम कर देना, ज़ीरो कर देना, रिड्यूस कर देना, ताकि जब उसके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाए तो वो ऑर्गन डिस्ट्रॉय ना हो और वो ऑर्गन आसानी से कोप अप कर पाए उस बॉडी की इम्यूनिटी के साथ। ओके फिर मैंने आपको बताया था कि कभी कभी जब किसी के अंदर वाइटल ऑर्गन्स की ट्रांसप्लांटेशन होती है, वाइटल ऑर्गन होते हैं बेटा जिनके बगैर हम नहीं रह सकते, हार्ट के बिना, किडनी के बिना, लिवर के बिना, ब्रेन के बिना, ठीक है, लंग्स के बिना, ये 5 मेजर हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन हैं। तो जब जैसे लंग्स की ट्रांसप्लांट हो, हार्ट ट्रांसप्लांट हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, तो कभी कभी किसी पर्सन को पूरी लाइफ ये दवाइयाँ लेनी पड़ जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कंटिन्यूसली इस तरह के इस इम्यूनोसप्रेसेंट्स के ऊपर रहेगा तो क्या क्या उसको प्रॉब्लम हो सकती है। उसको इन्फेक्शंस बहुत जल्दी होंगे, स्किन कैंसर का डर रहेगा और उसकी इंटेस्टाइनल ट्रैक में ब्लीडिंग भी हो सकती है। फिर उसके बाद ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या हैं, इनके एग्जांपल बताइए। देखो बेटा, ऑटो इम्यून डिजीज़ वो बीमारियां होती हैं जिसके अंदर पर्सन की जो बॉडी होती है, जो ऑर्गन होते हैं और उसके टिश्यू होते हैं, वो रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं ओन बॉडी सेल्स को। सिंपल वे में ऑटो इम्यूनिटी वो डिजीज़ है जिसके अंदर बॉडी ऑफ द इम्यूनिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। आ जाओ, एक मिनट आ जाओ, पानी दे दो पीने के लिए। अच्छा दे रही हैं। ये वो कंडीशन है जिसमें इम्यूनिटी अपनी इम्यूनिटी दूसरे के अगेंस्ट काम करना, अब अपनी इम्यूनिटी बॉडी के अगेंस्ट काम करने लग जाती है। एक्चुअल में हमारी इम्यूनिटी कैसे काम करती है, हमारी इम्यूनिटी काम करती है कि जैसे भी कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आया तो उसको ख़त्म कर दिया। अब आप सोचो, बॉडी के अंदर कोई फॉरेन बीमारी नहीं आई, ना कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन आया, ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया, फिर भी एकदम से हमारी बॉडी के सेल्स को ही अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी फॉरेन ऑर्गन समझने लग जाए तो हमारी बॉडी के सेल्स नहीं डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे। ये वो कंडीशन है जिसके अंदर हमारी बॉडी के सेल्स खुद ही डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी उनको खुद ही डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। ठीक है, और इसका मैंने आपको एग्जांपल बताया था जी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इस बीमारी का एक जीता जागता बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे जो इम्यूनिटी हमारे जो साइनोवियल फ्लूइड को ख़राब करना शुरू कर देती है, जॉइंट्स में स्वेलिंग कर देती है। साइनोवियल फ्लूइड होता है बेटा, 2 जॉइंट्स के बीच में जो लिक्विड होता है उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। आगे अच्छा, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, देखिए। एक तो मेटाबॉलिज्म का रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जिस बंदे को भी ऑटो इम्यून डिजीज़ होगी उसके अंदर मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, तो यानी आप कह सकते हो कि वो फिजिकली बड़ा वीक होगा। उसके अंदर कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से होंगे। हार्ट फिब्रिलेशंस, उसको बार बार हार्ट बीट कभी उसकी तेज़ होगी कभी कम होगी। वेट लॉस बहुत हो जाएगा, हमेशा उसको पसीना बहुत आएगा, नर्वसनेस बहुत फील होगी। अलग अलग तरह की जो ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स हैं वो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, एक तो है जी डर्मेटोमाइसिटिस को आप सोरियासिस भी बोलते हैं। ये एक बहुत बुरा वाला बेटा स्किन का एक इन्फेक्शन होता है जो ठीक नहीं होने का नाम नहीं लेता। जो मर्जी मेडिकेशन यूज़ करे वो ठीक नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी खुद इस बीमारी को कॉज करती है। माइस्थीनिया ग्रेविस को समझाने के लिए पहले आपको नर्वस सिस्टम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, +1 में हम कर चुके हैं।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये सारे नर्वस सिस्टम मिलके हमारी बॉडी को अच्छे से चलाते हैं। पर माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है बेटा, हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और उसके वीक होने से क्या हो जाता है, हमें पैरालाइज हो जाती है हमारी बॉडी। सो इस केस में इम्यूनिटी बूस्टर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। ऐसे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि बंदे की इम्यूनिटी बढ़ जाए और फिर से इससे रिकवरी भी हो जाती है, तो माइस्थीनिया ग्रेविस से बचा भी जा सकता है। सो माइस्थीनिया ग्रेविस कौन सी बीमारी है? माइस्थीनिया ग्रेविस वो बीमारी है जिसके अंदर बॉडी में पैरालिसिस हो जाता है और इससे रिकवरी हो जाती है। हाँ जी, हो जाती है, इम्यूनिटी के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। फिर रोमैटिक फीवर आपको बताया था। फिर है जी सेजग्रेन्स सिंड्रोम और क्रॉनिक अनीमिया। क्रॉनिक अनीमिया जो होता है बेटा, बहुत ज़्यादा आरबीसी की कमी, ये भी इसके कारण हो जाती है, ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर है। फिर अगला क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट आर एलर्जन? एलर्जन्स क्या होते हैं? व्हाट आर देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, गिव इट्स थेरेपी। एलर्जन बेटा कोई भी फॉरेन सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी प्रोड्यूस कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के घर में आप ऐसे लेके चलो, अगर किसी के बेटा टेक ऑफ योर स्पेक्स, अगर किसी के घर में कोई फ्राइंग हो रही है, तड़का लग रहा है दाल में, धांस उड़ रही है, सो एकदम से कई लोगों को एकदम से सांस लेने में मुश्किल हो जाती है, खासकर जो अस्थमैटिक होते हैं। सो वो भी एक तरह से अस्थमैटिक का जो अस्थमा है वो भी ट्रिगर होता है बेटा अलग अलग चीज़ों से। किसी ने परफ्यूम लगाया, उससे ट्रिगर हो जाएगा, उनको सांस लेने में मुश्किल होने लगी। अस्थमा में होता क्या, हमारे जो लंग्स के जो एल्वोलाई होते हैं, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, वो एकदम उनकी जो लेयर है वो थिक हो जाती है। जब उनकी लेयर एकदम थिक हो जाती है तो उसके क्रॉस बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेज मुश्किल हो जाएगा ना। सो आगे चलता हूँ। सो अस्थमा में प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सो अस्थमा को ट्रिगर क्या क्या चीज़ें करती है, ये देखें। कब बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो अस्थमा को ट्रिगर कर देगी। पोल्यूशन अस्थमा को ट्रिगर कर देगा। अगर किसी ने अपने घर के अंदर कुछ फ्राइंग करना शुरू करा हुआ है वो भी अस्थमा को ट्रिगर कर देगा। तो रिजल्ट क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत, सांस लेने में प्रॉब्लम। तो जो ये अलग अलग कंडीशंस हैं, एक जगह परफ्यूम की स्मेल होगी, एक जगह पोलन ग्रेन्स हो गए, एक जगह पोल्यूशन हो गया, ये सारे एलर्जेंस कहलाते हैं, ठीक है। एलर्जेंस होते हैं वो सब्सटेंस जो किसी सेंसिटिव बंदे की बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करें। इवन जब आपको कोई इंसेक्ट भी काटता है, जो आपका एरिया सूज जाता है, स्वेल हो जाता है, रेड हो जाता है, मॉस्किटो का हमें कैसे पता कि उसने काटा है, उसका पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको रेडनेस नज़र आएगी। सो ये जो आपको किस्से नज़र आते हैं, ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, सारे के सारे एलर्जेंस के अंदर ही आते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन एलर्जेंस जो है वो बेटा डस्ट है। अभी आपको बताया मैंने मिट्टी, कईयों को मिट्टी उड़ने से भी एकदम प्रॉब्लम हो जाती है। पोलन्स हो गए, स्पोर्स हो गए, फर हो गया, फैदर हो गया, फूड और ड्रग्स होगी, और विनोम भी एक तरह का एलर्जन है, यानी जो जहर है वो भी एक तरह का एलर्जन है। और बेटा ड्रग्स भी कभी कभी एलर्जिक होती हैं। तो सबसे पहले अगर किसी को हॉस्पिटलाइज किया जाता है और उसको एंटीबायोटिक दी जाती है, तो सबसे पहले एकदम से नहीं उसको एंटीबायोटिक के इंजेक्शन शुरू कर देते हैं। सबसे पहले उसकी स्किन में एक बूस्टर डोज दी जाती है। बूस्टर डोज क्या होती है, थोड़ी सी एंटीबायोटिक उसकी स्किन के अंदर विद द हेल्प ऑफ निडल और इंजेक्शन इंसर्ट की जाती है, और उसको इंसर्ट करते उसके अराउंड सर्कल लगा देते हैं। सर्कल लगाने से वो उसको छोड़ देते हैं, उसको 40 से 48 घंटे तक वो मॉनिटर करते हैं कि कहीं यहाँ पे स्वेलिंग तो नहीं होने लगी। अगर वो सर्कल से बाहर रेडनेस आ जाए, अगर वहाँ पे स्वेलिंग आ जाए, सो बेटा इसका मतलब यही होता है कि जो ड्रग है वो सूट नहीं बैठ रही, वो जो ड्रग है वो बहुत ज़्यादा एलर्जी कॉज कर रही है, तो फिर उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढ के दिया जाता है। सो अब देखा आपने, तो कई ड्रग्स भी एलर्जेंस का काम करते हैं, तो उनको चेक होना बहुत ज़रूरी है बॉडी में डालने से पहले। फर और फैदर से भी हो रहा है बेटा, कई लोगों को एलर्जी होती है फर और फैदर से। फर और फैदर क्या जी, फर और फैदर होता है बच्चा पार्टी, ये अपना फॉर एग्जांपल कईयों के पिलोस के अंदर फर भरा होता है, जैकेट्स में फर भरा होता है, फैदर भरे होते हैं, तो उन लोगों को एकदम उससे एलर्जी होती है, उनकी पूरी बॉडी में रैशेज हो जाते हैं, उन्हें सांस की प्रॉब्लम होने लग जाती है।
आगे कैसे काम करते हैं एलर्जन? तो एलर्जन छोटे छोटे एंटीजन का काम करते हैं। एंटीजन बेटा फॉरेन सब्सटेंस का काम करते हैं और हमारी बॉडी को सिग्नल देते हैं कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें। और अब जरा देखें इन सिम्टम, जनरल सिम्टम्स क्या है एलर्जी के? सिम्टम क्या? स्वेलिंग, रेडनेस, फीवर, रैशेस, है ना, सांस लेने में दिक्कत। जनरल सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, जनरल सिम्टम्स जो एलर्जी के होते हैं वो हैं इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, स्नीजिंग, बार बार छींक आना, रनिंग आइज, आंखों में से पानी निकलना, स्किन रैश। आपको मैं भी बता देता हूँ, अगर आप धुएं के अंदर से गुजर रहे हो, आपकी आंखों में से पानी आना शुरू हो जाएगा, वो भी तो एक एलर्जिक रिएक्शन है ना। एलर्जी इज मेनली ड्यू टू सेंसिटिविटी, सो ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी इज बाय desensitization। सो फॉर एग्जाम्पल आपके बॉडी के ऊपर 2-3 जगह पे कोई पर्टिकुलर कीड़ा काट गया, तो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहता घबराने की बात नहीं जी, आप ये अपना सिट्राजिन की टैबलेट ले लो 3 दिन रोज़ रात को। अब एक्चुअल में एलर्जन जब भी हमारी बॉडी में आता है तो उसके अगेंस्ट जब रिएक्शन आता है तो जो स्वेलिंग हो गई है, रेडनेस हो गई है, वो एक केमिकल के कारण होती है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, उसको हिस्टामिन कहते हैं। सो ड्रग्स में, एलर्जी की जो ड्रग्स होती है उनके अंदर वो केमिकल होते हैं जो ऑपोजिट होते हैं हमारी बॉडी के केमिकल से। सो अगर हिस्टामिन ने एलर्जी कॉज की है तो हमें जो डॉक्टर ड्रग प्रिस्क्राइब करता है वो एंटी हिस्टामिन होती है। और वो एंटी हिस्टामिन क्या करती है बेटा? वो एंटी हिस्टामिन जाके उस हिस्टामिन के लेवल को कम कर देती है और एलर्जी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, सो इस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है। तो यानी डिसेंसिटाइजेशन का मतलब होता है जो पर्टिकुलर एरिया में सेंसिटिविटी जनरेट हो गई है, हाइपर सेंसिटिविटी आ गई है, जहाँ पे स्वेलिंग है, जहाँ पे रैशेस हैं, ठीक है, जहाँ पे पानी निकल रहा है, या जहाँ पे आप कह सकते हो कि स्नीजिंग की बात हो रही है, तो जब भी आप सिट्राजिन लेते हो ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। सिंपल वे में बेटा आपका जो गला भी ख़राब होता है या जो आपको जुकाम भी होता है ना, वो भी एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन है। तो अगर आपका ज़ुकाम होते ही अगर उसी रात को आप सिट्राजिन लेके सो जाओ, रेस्ट कर लो, सो ऐसा देखा जाता है कि आपकी सारा जो एलर्जी का प्रॉब्लम है, जो ज़ुकाम शुरू भी हुआ था, वो भी ठीक हो जाएगा। सो मेडिसिन्स क्या होती हैं एलर्जेंस की? हाँ, छोटे वाले एरिया में ना, एक मिनट दिखाना, वो ख़त्म, ब्राउन वाला ख़त्म हो गया। अच्छा, वो ब्राउन नहीं है, ब्राउन तो सामने लगा दोगे ना, हाँ साइड में छोटा लगा दो, ठीक है, लाइट लगा दो। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं। तो मैं आपको यही बता रहा था एलर्जिक रिएक्शंस के बारे में, है ना। सो जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी, सो आपका गला ख़राब होना, आपको ज़ुकाम होना, बेटा वो भी तो एलर्जिक रिएक्शन ही है। तो यानी हमारी बॉडी में हिस्टामिन प्रोड्यूस होती है, तो जब आप एंटी हिस्टामिन ड्रग लेते हो तो आप ठीक हो जाते हो। तो ये है सारी एलर्जेंस की कहानी और एलर्जिक रिएक्शंस की, और हाइपर सेंसिटिविटी की, और डिसेंसिटाइजेशन की। डिसेंसिटाइजेशन का मतलब ऐसी ड्रग्स बॉडी को दे देना जो सेंसिटिविटी कम कर देती हैं। अब अगला आ गया जी, एंटीबॉडीज़ और इंटरफेरॉन्स में डिफरेंस क्या है। अच्छा, तो देखो जी, एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो हमेशा, थोड़ा रेस्ट कर लो, एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो हमेशा हमारे सेल्स के अंदर काम करती हैं, ठीक है, और जो इंटरफेरॉन होते हैं वो आउट ऑफ द सेल काम करते हैं। फिर दे एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस। एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट फाइट करती हैं? बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट फाइट्स करती हैं। और इंटरफेरॉन किसके अगेंस्ट फाइट करते हैं? ये हमेशा वायरस के अगेंस्ट फाइट्स करते हैं। दे आर परमानेंट इन एक्शन। एंटीबॉडीज़ का जो एक्शन होता है परमानेंट होता है, और इंटरफेरॉन्स का जो एक्शन होता है वो टेम्परेरी होता है, कि बीमारी को थोड़े समय के लिए ठीक कर देते हैं पर बाद में फिर वो बीमारी आ जाती है। आपको अच्छी एग्जांपल दूँ इंटरफेरॉन से जो आपकी बीमारी ठीक होती है, ज़ुकाम, आपको ज़ुकाम हो गया, आप ठीक हो गए, 15 दिन बाद फिर कोई प्रॉब्लम हुई, आपको फिर ज़ुकाम हो जाएगा। तो इस रिस्पॉन्स को हमारी बॉडी रिमेंबर नहीं करती। ओके, फिर आज हमारे पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी सेल्स और टी सेल्स के बीच में डिफरेंस बताइए।
बी सेल्स फॉर्म एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, मैंने आपको पहले भी बड़ी बारी बताया. टी सेल्स फॉर्म सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम. सेकंड पॉइंट है दे डिफेंड अगेंस्ट द पैथोजन विच एंटर द ब्लड. ठीक है. सो जो हमारे बी सेल्स हैं, जब भी हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आता है, कोई भी आउटर फॉरेन पार्टिकल आता है जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, जब वो हमारी बॉडी में एंट्री मारता है तो बी सेल्स उसके अगेंस्ट काम करते हैं. टी सेल्स क्या करते हैं? दे डिफेंड अगेंस्ट वायरस, बैक्टीरिया और फंगस. ये हमारे वायरस, बैक्टीरिया और फंगस के अगेंस्ट काम करते हैं. अच्छा, बी सेल्स का काम क्या है? दे फॉर्म प्लाज्मा सेल बाय डिवीजन. प्लाज्मा सेल बनाते हैं डिवीजन के साथ. ठीक है. और टी सेल्स का क्या काम है? दे फॉर्म किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल एंड सप्रेसर टी सेल्स. और बेटा किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल्स और सप्रेसर टी सेल्स तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, है ना. सो अब लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन. अगर किसी को एलर्जी हो जाए तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे? सबसे पहले बेटा रेडनेस ऑफ स्किन, ब्लिस्टर का बन जाना, छाले बन जाना या ददौड़े आ जाना, वो है जी सिम्टम एलर्जिक रिएक्शन. नंबर 2 है स्किन के नीचे बॉडी फ्लूइड का इकट्ठे हो जाना. ठीक है. ऐसा आपका ब्लिस्टर बनना जिसमें से पानी निकले. ठीक है. आँखों में से पानी आना, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना यानी बुखार हो जाना, इन्फ्लामेशन होना म्यूकस मेम्ब्रेन और रेस्पिरेटरी ट्रैक में. तो यहाँ तक मेरा आज का लेक्चर था. अब कल जब मैं आपको मिलूँगा तो अब मैं आपसे ब्लड ग्रुप के बारे में भी बात करने वाला हूँ, वैक्सीनेशन के बारे में बात करने वाला हूँ, इंटरफेरॉन, पैथोजन, पायरोजन, ठीक है, और इम्यूनाइजेशन, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा. सो आज का लेक्चर हमारा एलर्जी के ऊपर था, इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे था, ऑटो इम्यून डिजीज़ पे था, टी सेल्स बी सेल्स में डिफरेंस, ऑटो एंटीबॉडीज़ और इंटरफेरॉन्स में डिफरेंस, और सिम्टम्स एलर्जी के. सो बेटा अच्छे से अपनी तैयारी करना, कोई भी टॉपिक हो मुझे पूछना. सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस तो होती हैं, सो उसमें भी मैं अवेलेबिलिटी शो करता हूँ, तो वहाँ पे भी आप मुझे पूछ सकते हैं. तो अब तक के लिए इतना ही. साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. सो बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड.